नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राज के साथ आपके साथ फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। पिछले लेक्चर में कोहॉर्ट स्टडी के बारे में मैं समझाया था कि कोहॉर्ट स्टडी कहते हैं कि इसको आज हम इसके आगे हम समझने की कोशिश करेंगे और एक एक चीज़ को हम देखेंगे। तो उससे पहले समझाने से पहले मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। तो मैंने बताया था कोहॉर्ट स्टडी के बारे में। कोहॉर्ट स्टडी कहते हैं किसको है? तो कोहॉर्ट स्टडी हम लोग बेसिक जानते हैं कि जब हमको कॉज मालूम रहेगा, इफ़ेक्ट जानने की जब कोशिश करते हैं तो ये कॉज टू इफ़ेक्ट क्या हो गया? कोहॉर्ट स्टडी। इसको डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है, जैसे कि प्रोस्पेक्टिव या तो लॉन्गिट्यूडनल या तो आपको इंसिडेंस स्टडी भी कहा जाता है। ठीक है, तो कोहॉर्ट स्टडी में हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करते हैं। हम लोग फॉरवर्ड वाइज देखते हैं। जैसे केस कंट्रोल स्टडी में क्या था? बैकवर्ड वाइज था। हम लोग को डिजीज़ मालूम था, हम एक्सपोजर रेट को जब डायग्नोसिस कर रहे थे तो ये केस कंट्रोल स्टडी में आ रहा था। अब कोहॉर्ट स्टडी में हम लोग को एक्सपोजर मालूम है, डिजीज़ के बारे में जब जानकारी लेना था तो कोहॉर्ट स्टडी करते थे। तो बताए थे बहुत सारा कोहॉर्ट्स होते हैं, जैसे कि मैरिज कोहॉर्ट, बर्थ कोहॉर्ट, डिफरेंट ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को कोहॉर्ट्स कहते हैं। तो कुछ इसका बेसिक टर्म्स बताए थे। तो कोहॉर्ट स्टडी जब हम पढ़ते हैं तो ये कोहॉर्ट स्टडी दो तरह के होते हैं। एक प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट्स होते हैं, एक रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट्स होते हैं। प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट्स का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, जब फ्यूचर रेफरेंस में, कहने का सेंस मान लीजिए कि 2021 में टीनेजर एडल्ट में जो है ये स्मोकिंग ज़्यादा कॉमन है, तो हम क्या करेंगे? 10 से 15 साल बाद आगे जाकर देखेंगे, यानी फ्यूचर का वेट कर हम लोग 15 साल के बाद देखेंगे कि कितने लोग को लंग कैंसर हुआ है। तो इसमें इस कोहॉर्ट में प्रोस्पेक्टिव, जब हम आगे जाते हैं, टाइम से आगे जाते हैं तो टाइम से आगे के वेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है। तो इस प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट्स में क्या होता है? टाइम कंज्यूमिंग स्टडी हो जाता है। तो उससे अच्छा माना जाता है रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट्स को। तो ये क्या है रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट? तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पास हिस्ट्री में जाके देखते हैं कि कितने लोग स्मोकर हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको हॉस्पिटल से रिकॉर्ड से ये देखा जाता है कि कितने लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, और उसी स्मोकर को हम लोग आज के डेट में जब हम देखते हैं कि लंग कैंसर हुआ है तो वो आपको हो जाता है रेट्रोस्पेक्टिव। आप वापस गए, फिर टाइम से फिर वापस आ गए। ठीक है, तो दोनों में केस कंट्रोल स्टडी में और इसमें अंतर, रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट में यही अंतर है। तो केस कंट्रोल स्टडी में हम लोग एक्सपोजर को देखते हैं, बल्कि रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट्स में हम लोग एक्सपोजर, हम जाके हॉस्पिटल से रिकॉर्ड से, कॉलेजेस के रिकॉर्ड से हम लोग उसको जानकारी लेते हैं, एक्सपोजर का जानकारी लेते हैं। और हम जैसे 15 साल पहले गए, वहाँ पर जितने लोग स्मोकिंग कर रहे थे उन लोगों के सारे का ये हम लोग रिकॉर्ड्स चेक किए, और चेक करने के बाद फिर हम 2021 में आए और देखें कि वही पर्सन जो है कितने लोग को लंग कैंसर हुआ है। तो हम लोग क्या बैक हिस्ट्री आकर फिर से टाइम पे आ जाते हैं। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग नहीं बन जाते, लेकिन प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट्स में टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये आगे हम उसको अच्छे से समझाएंगे। तो मेनली अभी हम जो समझाने जा रहे हैं इंसिडेंस रेट के बारे में समझाने जा रहे हैं। इसका हम आपको इसका थोड़ा सा डिजीज और नॉन डिजीज के बीच में रेशियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चैनल पे बने रहें। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, ताकि नए से नए वीडियो आपके सामने मैं बनाते रहूं। तो इस टॉपिक को गौर से करने की कोशिश कर लीजिए। मान लीजिए कोई डिजीज़ है, ठीक है, ये डिजीज़ है और एक नॉन डिजीज़ है। ठीक है, डिजीज़ हुआ क्योंकि एक्सपोज किया, ठीक है, और दूसरा एक्सपोज नहीं किया तब भी डिजीज़ हुआ, और ऐसे लोग ना ही एक्सपोज किया ना ही डिजीज़ हुआ। तो केस कंट्रोल स्टडी में क्या करते हैं हम लोग? इंसिडेंस ऑफ एक्सपोजर, ठीक है, एक्सपोज को देखा जाता है। तो मान लिए इसको ए, मान लिए इसको नॉन डिजीज को बी, इसको सी और इसको डी। ठीक है, तो टोटल ये दोनों को एक्सपोजर में कौन कौन आए हैं? ए भी आए, बी भी आए हैं। तो हमको इस एक्सपोजर का रेशियो देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये डिजीज को हुआ है तो इंसिडेंस ऑफ डिजीज, ये किसको बोल रहा है? इंसिडेंस ऑफ डिजीज एमंग
एक्सपोज्ड, यानी कितने लोग को डिजीज हुआ है जो एक्सपोज किया है। तो डिजीज इसको हुआ है तो इसको ऊपर रखेंगे और बाय टोटल कर देंगे ए प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा इंसिडेंस ऑफ डिजीज एमंग नॉन एक्सपोज, इंसिडेंस ऑफ डिजीज एमंग, यानी ये देखिए डिजीज इसको हुआ है, एक इसको हुआ है, तो इसको डिजीज हुआ इसको, तो ए बाय ए प्लस बी, सी बाय सी प्लस डी, ये आपका रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये ऐसे लोग हैं 80, मान लीजिए 100% पॉपुलेशन में लिए 80 लोग को क्या है ये एक्सपोजर के कारण, मान लीजिए एक कॉमन एग्जांपल वही ले लेते हैं, लंग कैंसर का एग्जांपल ले लेते हैं या स्मोकिंग का ले लेते हैं, ठीक है। तो स्मोकिंग एक्सपोज किया जिसके कारण से लंग कैंसर हुआ, तो ये 80 लोग ऐसे थे, और ऐसे थे नहीं एक्सपोज किए तब भी उनको ये एक्सपोजर के कारण डिजीज़ हुआ। और ऐसे लोग फिर से हम 40 और 60 का रेशियो लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपको 80/100 और रेशियो में ये परसेंटेज में लेंगे तो ये 80%, 80 ये जुड़ जाएगा ना, 80 बाय आपको ए प्लस बी ना, तो 80 + 40 कितना हो गया आपको 80 बाय आपको हो गया 8 4 12 120, इसको काटेंगे तो 8/12 आएगा। तो कुछ जो इसका मान आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर देखेंगे तो इसका आपको क्या हो जाएगा C/C + D, तो 20 और C + D तो 60 × 60 + 20, इसका जो मान आ जाएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो ये इंसिडेंस निकालने का तरीका है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, जो इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपको इंसिडेंस कोहॉर्ट स्टडी में क्या होता है, इंसिडेंस रेट के बारे में बताता है एमंग एक्सपोज और दूसरा एमंग नॉन एक्सपोज। तो एक्सपोज डिजीज एक्सपोज में यही है A/A + B और नॉन एक्सपोज में C है C/C + D। तो जितना इसमें वैल्यू दिया रहेगा उसी के अनुसार हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस केस कंट्रोल स्टडी में हमको क्या मिलता है, एक्सपोजर के बारे में पता चलता है। एक्सपोजर रेट केस कंट्रोल स्टडी में क्या निकाले थे, एक्सपोजर रेट निकाले थे, जबकि कोहॉर्ट स्टडी में हम लोग क्या निकालते हैं, इंसिडेंस रेट के बारे में निकालते हैं। दोनों में ये एग्जाम में भी पूछ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहॉर्ट स्टडी। द बेसिक डिफरेंस इज in case control study we find exposure rate but in cohort study we find incidence rate। यही आपका ये कोहॉर्ट स्टडी समझाता है। आगे इसके बाद आने वाला है, इसके बाद एस्टिमेशन ऑफ रिस्क फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं रिस्क एस्टिमेशन ऑफ रिस्क, कैसे रिस्क को एस्टिमेट करते हैं। तो रिस्क का एस्टिमेशन हम 3 तरह से कर सकते हैं। पहला है रिलेटिव रिस्क, ठीक है, दूसरा है एट्रीब्यूटेबल रिस्क और तीसरा है पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क यानी PAR, ठीक है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। तो हम तीनों को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं। तो फर्स्ट आपका रिलेटिव रिस्क। तो रिलेटिव रिस्क को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो रिलेटिव रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला है इंसिडेंस ऑफ डिजीज एमंग एक्सपोज बाय इंसिडेंस ऑफ डिजीज एमंग नॉन एक्सपोज। ये इसका क्या बन गया, ये आपका कैलकुलेशन के लिए बन गया फॉर्मूला। क्या है रिलेटिव रिस्क का फॉर्मूला, इंसिडेंस ऑफ डिजीज एमंग एक्सपोज्ड बाय इंसिडेंस ऑफ डिजीज एमंग नॉन एक्सपोज्ड, ठीक है। तो रिलेटिव रिस्क इज द डायरेक्ट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। रिलेटिव रिस्क से आपको क्या पता चलेगा, उसका स्ट्रेंथ पता चलेगा, ठीक है, कॉज और इफेक्ट का स्ट्रेंथ पता चलेगा। जिसका रिलेटिव रिस्क अगर 1 होता है ऐसा कोई नो एसोसिएशन, ठीक है, जिसका रिलेटिव रिस्क 1 से ज़्यादा है तो इसका पॉजिटिव एसोसिएशन होगा। अगर रिलेटिव रिस्क 1 से कम है तो निगेटिव एसोसिएशन इसको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका रिलेटिव रिस्क निकालने का तरीका है। तो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे हम अगर किसी का
रिलेटिव रिस्क 10 आ जाए, रिलेटिव रिस्क कितना आ जाए 10 आ जाए, तो इसका कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, तो हम लिखेंगे एक्सपोज पर्सन, जितने भी एक्सपोज मतलब यानी जो स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये स्मोकिंग करने वाले पर्सन 10 टाइम्स 10 बार, रिलेटिव रिस्क कितना है 10 है, तो 10 टाइम ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर, ठीक है। तो यानी इस जो भी स्मोकिंग से एक्सपोज्ड हैं, वो एक्सपोज्ड पर्सन जो होता है, एक्सपोजर जो होता है, जिससे एक्सपोज होते हैं, ऐसे पर्सन जो होते हैं उनको 10 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होता है, ग्रेटर चांसेस होता है कि उनको लंग कैंसर हुआ, ठीक है। ये इसका इंटरप्रिटेशन है। तो फॉर्मूला याद रखने का है, रिलेटिव रिस्क का फॉर्मूला इंसिडेंस ऑफ डिजीज एमंग एक्सपोज बाय इंसिडेंस ऑफ डिजीज एमंग नॉन एक्सपोज, ठीक है। रिलेटिव रिस्क 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी से मोर देन 1, अगर इक्वल टू 1 है तो नो एसोसिएशन, अगर 1 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव एसोसिएशन, 1 से कम है तो निगेटिव एसोसिएशन। यानी अगर इंटरप्रिटेशन करना रहेगा तो अगर रिलेटिव रिस्क किसी का 10 है, चाहे कुछ भी 5 है 6 है, अगर 10 है तो ऐसा एक्सपोज पर्सन जो होता है 10 गुना 10 टाइम ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है उसको लंग कैंसर डिजीज होने का एमंग नॉन एक्सपोज। तो ये इसका रिलेटिव रिस्क है। दूसरा हम देखेंगे एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या कहते हैं। ये अब हम देखते हैं दूसरा, पहला देखे आप रिलेटिव रिस्क और दूसरा आप देखते हैं एट्रीब्यूटेबल रिस्क है। तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क का क्या फॉर्मूला है उसके बारे में देखते हैं। तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क कहता है इंसिडेंस ऑफ डिजीज एमंग एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस ऑफ डिजीज एमंग नॉन एक्सपोज्ड बाय इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज्ड, ठीक है। तो मान लीजिए इंसिडेंस कितना है एक्सपोज्ड का, मान लीजिए 80 ऐसे लोग जो स्मोकिंग के कारण लंग कैंसर उनको हो रहा है, यानी एक्सपोजर है उनके पास, स्मोकिंग है एक्सपोजर, और 20 ऐसे लोग हैं कोई तरह का एक्सपोजर नहीं है, ठीक है। बाई 80 कर दिए इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज्ड, ठीक है। तो दोनों को काटेंगे तो टोटल मान लीजिए अगर 75% आ रहा है इंटू 100 कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो अगर 75% आ रहा है तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, तो इंटरप्रिटेशन यही होगा कि 75% ऑफ लंग कैंसर 75% ऑफ लंग कैंसर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू स्मोकिंग, यानी 75% कारण बन रहा है एट्रीब्यूटेबल क्या चीज़ से हो रहा है, स्मोकिंग से हो रहा है। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन हो गया और ऐसे करके हम एट्रीब्यूटेबल रिस्क पढ़ लिए। तीसरा हम देखेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। तो ये तो समझ में आ रहा होगा, इंसिडेंस ऑफ डिजीज एमंग एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस ऑफ डिजीज एमंग नॉन एक्सपोज्ड बाय इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज्ड। इसको फिर हम ये कैलकुलेट करके 75% अगर आ रहा है तो 75% इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, तो 75% ऑफ लंग कैंसर आर एट्रीब्यूटेड टू द स्मोकिंग। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन हो गया। तीसरा हम देखते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। ये अब हम देखते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क के बारे में। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क का क्या फार्मूला है उसको देखते हैं। तो बड़ा गौर से समझने की बात है। तो इसका पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क का फार्मूला होता है इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन ए टोटल पॉपुलेशन। इंसिडेंस ध्यान से देखना है, इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन ए टोटल पॉपुलेशन माइनस इंसिडेंस ऑफ डिजीज रेट एमंग नॉन एक्सपोज्ड बाय इंसिडेंस एमंग टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, एमंग टोटल पॉपुलेशन। ये इसका इंटू 100 कर देंगे तो ये हमको पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क मिल जाएगा। एक बार फिर से बता रहे हैं, बड़ा गौर से समझिए, कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये 3 चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है आपका। फर्स्ट जो होता है रिलेटिव रिस्क, दूसरा आपका एट्रीब्यूटेबल रिस्क और तीसरा है पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ठीक है। तो इन तीनों को बहुत बारीकी से समझने की बात है। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क में क्या बोलता है, इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन ए टोटल पॉपुलेशन माइनस इंसिडेंस ऑफ डिजीज रेट एमंग नॉन एक्सपोज डिवाइडेड बाय इंसिडेंस ऑफ एमंग टोटल पॉपुलेशन इंटू 100 कर देंगे तो ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। सब जगह अपना मान पुट कर दीजिए और जो आएगा परसेंटेज वही उसका
पर पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। और डिपेंड करता है क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है। जिस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, इसका जो भी दिया रहेगा उससे इस फॉर्मूला पर पुट पकड़ कर हम निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क 77% आ रहा है, तो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? तो इसका इंटरप्रिटेशन यही है। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क में क्या होता है, हम उसको रिडक्शन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि स्मोकिंग से लंग कैंसर हो रहा है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम उसको रिडक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इफ़ आई मॉडिफाई और एलिमिनेट द स्मोकिंग, अगर हम स्मोकिंग को एलिमिनेट कर दें, ठीक है, या उसको मॉडिफिकेशन कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? फ्रॉम द पॉपुलेशन देयर विल बी 77% एनुअल रिडक्शन ऑफ द इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर इन द सेम पॉपुलेशन। हम जैसे ही हम स्मोकिंग को पॉपुलेशन में एलिमिनेशन करने लगेंगे, या उसमें कुछ ऐसा एजुकेशन उसके अंदर डाल देंगे पेशेंट के अंदर, जिससे वो स्मोकिंग करना छोड़ दे, तो यानी उसका क्या हो गया? मॉडिफिकेशन कर दिए, या तो उसको बोले कि छोड़ दो तुम स्मोकिंग करना। तो देखा गया कि 77% एनुअली क्या होता है, वो आपको रिड्यूस मिलेगा, रिडक्शन मिलेगा उस पॉपुलेशन में। यही इसका क्या हो गया? पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल। जब पॉपुलेशन लेवल पे जब पढ़ते हैं हम, जब रिडक्शन होता है, तो वो आपका हो गया पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। तो ये 3 चीज़ को मैं बड़ी अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश किया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो फिर से मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे नए से नए वीडियो आपके सामने मैं बनाते रहूँ। थैंक यू।